हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इसके पहले हमने जाना था कि संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। विस्थापन अभिक्रिया को हम एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी एक जगह पे कहीं पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। अब विस्थापन होगा तो कैसे होगा? अगर मान लीजिए दो कोई मित्र है और उन दोनों के बीच में क्या है, दोस्ती है, और कोई तीसरा आदमी आता है, कोई थर्ड पर्सन आता है, और थर्ड पर्सन जो आता है अब वो दो पर्सन के बीच में से किसी एक पर्सन से फ्रेंडशिप करना चाह रहा हो। जैसे कि यहाँ पे एक ए है और दूसरा पर्सन क्या है, बी है। ये दो पर्सन आपस में है और ये आपस में दोनों क्या है, दोस्ती है। केमिस्ट्री में इसे क्या कहते हैं, अगर ये दोनों के बीच में आपस में दोस्ती है तो ये जो मिलके बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक। और यौगिक जो बनेगा यहाँ पे क्या होगा, एक पार्ट जो होगा वो धातु वाला पार्ट होगा और दूसरा वाला जो पार्ट होगा वो अधातु वाला पार्ट होगा। ठीक है, यानी ए जो है धातु है और दूसरा क्या है, अधातु है। अब ये दोनों के केस में ये यौगिक है, यानी दोनों के बीच में दोस्ती है। अब जो तीसरा आ रहा है यानी थर्ड पर्सन कोई सी आ रहा है, ये जनरल टर्म में हम समझ रहे हैं, फिर रिएक्शन इसके बाद लिखेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को देखते चलिए, बिल्कुल लास्ट तक हम समझ लेंगे चीज़ों को बहुत ईजी वे में। तो यहाँ दो है आपस में, अब कोई तीसरा आ रहा है तो तीसरा डिपेंड करता है ना कि इसके साथ दोस्ती करना है उसको कि इसके साथ दोस्ती करना है। मेरा कहने का मतलब है कि यह धातु होगा, यह क्या होगा, या तो यह धातु होगा और या तो यह अधातु होगा। धातु जो होगा वो धनायन बनाने की क्षमता रखता है, यानी इसे प्लस वाला बोल देंगे और इसे माइनस वाला कह देंगे। ठीक है, यहाँ भी ये क्या होगा, ये होगा प्लस वाला तो ये क्या होगा, माइनस वाला, ताकि हम अच्छे से समझ ले चीज़ों को, इसीलिए मैंने ऐसे नाम दे रखा है प्लस वाला और माइनस वाला। ठीक है, तो अब ये सी जो चाह रहा है इन दोनों में से किसी एक के साथ दोस्ती करना चाह रहा है। तो अगर किसी एक के साथ दोस्ती करना चाह रहा है तो किसी एक को हटाएगा तब ना दोस्ती करेगा। ठीक है, तो अब ये सी जो है, अगर ये धातु निकला, अगर ये क्या निकला, धातु निकला, तो इस धातु को हटाएगा और इसको क्या करेगा, इससे दोस्ती कर लेगा। लेकिन अगर इसे दोस्ती करनी है तब ये क्या होगा, ए जो है और ये जो सी है इन दोनों के बीच में फाइट चलेगा। अब ये दोनों के बीच में अगर फाइट चल रहा है, अगर ये शक्तिशाली है और अगर ये कमजोर है तब तो सी ए को हटा ले जाएगा, मतलब हटा देगा और बी के साथ बॉन्डिंग बन जाएगा। लेकिन अगर ये सी कमजोर हुआ ए के तुलना में तब तो यहाँ पे काम नहीं बनेगा और यहाँ पे ए नहीं हट पाएगा और सी का बॉन्डिंग बी के साथ नहीं हो पाएगा, तब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि अगर सी क्या है, अधातु है। अगर सी क्या है, अधातु, तो अगर अधातु है तो अधातु को हटाएगा, यानी माइनस वाला है तो चाहेगा कि हम माइनस वाले को हटा लें और इसके साथ दोस्ती कर लें। क्या कर लें, माइनस वाले को हटा लें और इसके साथ दोस्ती कर लें। तो अगर यहाँ भी सेम कंडीशन चलेगा, इसको अगर हटाना है तो इसके साथ फाइट करना पड़ेगा। अगर ये सी शक्तिशाली निकला तो बी को हटा देगा और ए के साथ सी का दोस्ती हो जाएगा। अगर सी कमजोर निकला और बी को नहीं हटा पाएगा तब इसका ए के साथ दोस्ती नहीं हो पाएगा और बॉन्डिंग नहीं बन पाएगा। तो दो चीजें हैं, पहला कंडीशन सी क्या है, धातु है। पहला कंडीशन क्या बोल रहे हैं, सी क्या है, धातु है। धातु कहने का मतलब कि धातु को हटाएगा तो इस विस्थापन अभिक्रिया को हम कहेंगे धात्विक विस्थापन अभिक्रिया। अगर सी अधातु है तो इसे हम बोलेंगे अधात्विक विस्थापन अभिक्रिया। ये अभी जनरल टर्म में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर सी धातु है और मान ले कि सी क्या है, शक्तिशाली है बी के तुलना में, क्या हम मान रहे हैं, बी के तुलना में नहीं, ए के तुलना में, तो हम क्या मान रहे हैं कि ए जो है और सी है तो सी शक्तिशाली है ए के तुलना में, यानी सी जो है शक्तिशाली है ए के तुलना में। तब क्या होगा, ए को हटा देगा सी तो सी और बी हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और अगर सी जो है वो कमजोर निकला तब तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं होगा। अब दूसरा कंडीशन, अगर ये क्या है, सी अधातु है, अधातु है बाबू, तो अधातु को ही हटाएगा तो बी को हटाएगा। तो अगर फिर भी वहां पे क्या है, सी जो है बी से क्या है, शक्तिशाली है।
शक्तिशाली होगा तभी ना हटाएगा। तो मान लिए कि C जो है शक्तिशाली है और B को हटा दिया, तो B को हटा दिया तो A के साथ C का दोस्ती हो गया और B क्या हो गया, अलग हो गया। इस केस में A अलग हुआ है। क्यों A अलग हुआ है? क्योंकि C जो है A के जैसा था और A से शक्तिशाली था, इसलिए A को हटा दिया। यहाँ पे जो है A और C है साथ में और B हटा हुआ है क्योंकि C जो है B के जैसा था और B से शक्तिशाली था, इसलिए B को हटा दिया। इसी चीज को हम एक रिएक्शन के अनुसार समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया था कि A और B आपस में दोस्त है। जैसे कि यहाँ पे हम जो ले रहे हैं रिएक्शन, वो क्या ले रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? पोटेशियम आयोडाइड को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पोटेशियम आयोडाइड का अभिक्रिया को लिए हैं तो इस केस में अगर हम Br2 को लेते हैं, किसको लेते हैं, Br2, और जो ब्रोमीन होता है वो अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होता है। तो अधातु को हटाना चाहेगा, यानी ये माइनस वाला जो है वो माइनस वाले को हटाना चाहेगा। और आपको बता दें कि ब्रोमीन जो होता है वो आयोडीन से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, यानी आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इस केस में क्या होगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? KBr, और आयोडीन क्या होगा, बाहर हो जाएगा। आयोडीन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या समझे कि ब्रोमीन आया और पोटेशियम को हटाया और आयोडीन को हटाया और पोटेशियम के साथ दोस्ती कर लिया और पोटेशियम ब्रोमाइड बना लिया और आयोडीन क्या हो गया, विस्थापित हो गया। तो ये वाला जो हमारा रिएक्शन हो गया वो कौन सा रिएक्शन हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। इसी को हम एक और तरीके से समझे, यही यहाँ पे हमारा क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है, इसी को रखे हुए हैं। लेकिन इस कंडीशन में अगर आ जाता है सोडियम, कौन आ जाता है, सोडियम। एक तो कंडीशन है कि ब्रोमीन आ गया, अब यहाँ पे कौन आ रहा है, सोडियम आ रहा है। तो सोडियम अगर आ रहा है तो सोडियम के केस में यहाँ पे क्या होता है कि पोटेशियम से कम रिएक्टिव होता है। ये है किसके जैसा, पोटेशियम के जैसा। ये भी जो है वो प्लस वाला है, कौन है ये, प्लस वाला, और ये क्या है, प्लस वाला। तो प्लस वाले को हटाने को चाहेगा, प्लस वाला जो है प्लस वाले को हटाना चाहेगा। लेकिन सोडियम जो है वो पोटेशियम से कम रिएक्टिव है। सोडियम जो है वो पोटेशियम से कम रिएक्टिव है, तो पोटेशियम को नहीं हटा पाएगा और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर पोटेशियम को हटाना है तो सोडियम से कोई ज़्यादा रिएक्टिव यानी ज़्यादा ताकतवर लाना पड़ेगा, तब उस केस में पोटेशियम को हटाएगा और उस जगह पे चले जाएगा। रिएक्शन से समझते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हम लोग नीला थोथा कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला थोथा। तो कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे हम ले लेते हैं आयरन को। क्या ले लेते हैं, आयरन को। तो इस दोनों को क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। अगर कॉपर सल्फेट को जलीय विलयन में ले लेते हैं और अगर इसे रिएक्शन करवाते हैं आयरन के साथ, ये आयरन जो होता है बाबू वो प्लस वाला होता है, यानी ये क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। तो इसे प्लस वाले को, यानी आगे वाले, अगर आपको समझ में नहीं है तो आगे वाला जनरली क्या होता है, प्लस वाला, और पीछे वाला माइनस वाला नहीं है, धातु। तो ये आयरन जो है कॉपर को हटाना चाहेगा और आयरन जो होता है वो कॉपर से शक्तिशाली होता है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, यानी कौन ज़्यादा शक्तिशाली होगा, कौन कम शक्तिशाली होगा। तो बस कुछ ही देर में हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे और समझ जाएंगे कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, यानी ये जो है वो ताकतवर है और इस कंडीशन में ये क्या है, कमज़ोर है। तब होगा क्या, रिएक्शन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, FeSO4, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि इसका रंग जो होता है वो हरा होता है और इसे हरा थोथा बोलते हैं, यानी विलयन का रंग नीला से हरा में बदल जाएगा।
तो इसमें हमने देखा कि आयरन जो है कॉपर को हटाया। इसके पहले वाले में देखे थे कि पोटेशियम आयोडाइड था और ब्रोमीन को लिए थे, तो ब्रोमीन जो है आयोडीन को हटाया था, यानी पीछे वाला हटाया था, ठीक है ना, माइनस वाले को हटाया था। यहाँ पे प्लस वाले को हटाया, यानी अधिक अभिक्रियाशील है और इसे हटाया, तो ये रिएक्शन बना। यानी अगर हम समझे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से, अब यौगिक में तो क्या होता है, दो पार्ट होता है, एगो प्लस वाला पार्ट होता है, दूसरा माइनस वाला पार्ट होता है, तो डिपेंड करता है जो तत्व लिए हैं वो किसको हटाना चाह रहा है। तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से कम अभिक्रियाशील तत्व को, यानी कमजोर वाले को हटाता है और खुद उसके साथ यौगिक बनाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही हुआ है, कॉपर सल्फेट और आयरन, कॉपर सल्फेट आयरन, तो आयरन कॉपर को हटाया और आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। अगर एक और रिएक्शन की बात करें तो कॉपर सल्फेट को ही लेते हैं और इसे जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, जिंक के साथ। तो जिंक जो होता है अगर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये भी रिएक्शन हो जाता है और कॉपर सल्फेट का नीला रंग यहाँ गायब हो जाता है। क्यों, क्योंकि जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर इससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जिंक सल्फेट को हम सफ़ेद या उजला थोथा कहते हैं, विट्रॉल, वाइट विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल और ब्लू विट्रॉल। एग्जाम में आता है कि कौन नीला होता है, कौन सफ़ेद होता है और कौन हरा होता है। तो यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं कि जिंक भी जो है वो कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है, यानी ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तभी तो ये जिंक कॉपर को हटाया और जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर साइड में बेचारा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से कम अभिक्रियाशील तत्व को हटाया और खुद एक नया यौगिक बना लिया और वो तत्व जो इसको हटाया वो बाहर यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये रिएक्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ये इसके पहले जो हम रिएक्शन लिए थे वो कौन सा लिए थे कि पोटेशियम आयोडाइड है और इसमें Br2 से रिएक्शन करवाए थे, तो हुआ क्या था, इस आयोडीन को ब्रोमीन ने क्या किया था, हटा दिया था, क्योंकि ब्रोमीन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे क्या बन गया था, KBr और I2 क्या हो गया था, यानी आयोडीन क्या हो गया था, अलग हो गया था। तो ये वाला जो रिएक्शन है वो एग्जाम्पल है अधातु के विस्थापन का, यानी यहाँ पे जो हट रहा है वो कौन हट रहा है, अधातु हट रहा है। यहाँ पे कौन हट रहा है, अधातु हट रहा है, माइनस वाला हट रहा है। और ये दोनों के केस में क्या हो रहा है कि प्लस वाला हट रहा है। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल हो गया वो किसका एग्जाम्पल हो गया, धातु विस्थापन का उदाहरण हो गया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है आपको समझ में आया कि विस्थापन अभिक्रिया में हम ये सारी बातों को समझते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि कहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होगा और कहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा। तो उसे समझने के लिए यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं कॉपर सल्फेट और प्लस जिंक, और ये रिएक्शन करके क्या बना था, जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर। तो जिंक जो है वो ताकतवर था, क्या था, ताकतवर था, और कॉपर को हटाया मारकर, और कॉपर बेचारा साइड है, कमजोर है बेचारा, इसलिए क्या बन गया, यहाँ पे जिंक सल्फेट बन गया। लेकिन अगर हम जिंक सल्फेट को ले लें, किसे ले लें, जिंक सल्फेट को लें, पहले से उसका जलीय विलयन ले लें और इसको कॉपर के साथ रिएक्शन करवा दें। किसके साथ रिएक्शन करवा दें, कॉपर के साथ इसका रिएक्शन करवा दें। तब ये जो कॉपर है, क्योंकि जिंक कॉपर को हटाया तो जिंक ताकतवर है और कॉपर कमज़ोर है, लेकिन अब कॉपर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको लगता है क्या ये रिएक्शन होगा, नहीं होगा ये रिएक्शन, क्योंकि कॉपर क्या है, वो कमज़ोर है। किसके तुलना में, जिंक के तुलना में। किसके तुलना में, जिंक के तुलना में। कॉपर यहाँ जाएगा, दूर से ही देख के भाग जाएगा कि जिंक है, और जिंक क्या है, कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है, तब ये रिएक्शन संभव नहीं होगा, तब ये रिएक्शन संभव नहीं होगा। लेकिन वही अगर जिंक सल्फेट को हम लेते हैं
और वही सोडियम के साथ रिएक्शन करा देते हैं। किसके साथ रिएक्शन करा देते हैं? सोडियम के साथ। तो सोडियम जो होता है वो जिंक से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। कॉपर बोलेगा ये देखो अब तुमसे भी क्या हो गया है, कोई ताकतवर आ गया है, जैसे तुम हटाए हमको वैसे तुमको ये हटाएगा। सोडियम क्या करेगा? जिंक को हटाएगा, इसे मजा आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? सोडियम जाएगा और जिंक को हटाएगा। जब जिंक को हटाया तो क्या बन गया? सोडियम सल्फेट बन गया और जिंक क्या हो गया बाबू? बाहर हो गया। जिंक यहाँ पे बाहर हो गया। तो इस केस में सोडियम जिंक से अधिक ताकतवर था तो जिंक को हटा दिया। ठीक है, जिंक को क्या कर दिया? हटा दिया। अब आपको लगता है क्या कॉपर सबसे कमजोर है? तो ऐसा बात नहीं है। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को ले लें AgNO3 और इसे कॉपर के साथ रिएक्शन करवा दें, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और इसे कॉपर के साथ अगर हम रिएक्शन करवा दें तो इस केस में क्या होगा कि कॉपर जो है वो सिल्वर से अधिक ताकतवर है। तो यहाँ पे सिल्वर को हटा देगा और खुद बना लेगा क्या? कॉपर नाइट्रेट बना लेगा और सिल्वर क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। लेकिन ये जो रिएक्शन है वो लग रहा होगा कौन ज़्यादा ताकतवर होगा, कौन कम ताकतवर होगा, कैसे समझेंगे? कॉपर यहाँ पे सिल्वर से ज़्यादा ताकतवर है इसलिए कॉपर हटा दिया इसको, सिल्वर को। यहाँ पे कॉपर जिंक से कम ताकतवर था तो कॉपर नहीं हटा पाया जिंक को। जिंक से ताकतवर यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम जिंक को हटा दिया। तो ये सारी चीज़ अगर हम देखें यहाँ पे कि सोडियम है, जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, तो कौन ज़्यादा विक्रियशील है, यानी कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है और कौन कमज़ोर है, कैसे समझेंगे? तो जो ताकतवर रहेगा वही ना कमज़ोर को हटाएगा। तो कैसे हम ये चीज़ को समझें? अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज को समझना यानी अभिक्रियशीलता श्रेणी को समझना है तो ये जो हमारे पास एक जो चार्ट दिया गया है और इस चार्ट में सारे तत्व जो हैं ऊपर से नीचे लिखे गए हैं और ये तत्व जो लिखे गए हैं वो सब अभिक्रियशीलता के आधार पर लिखा गया है। जो सबसे ऊपर वाला तत्व है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियशील है यानी सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और जो सबसे नीचे वाला तत्व है वो सबसे कम अभिक्रियशील है। और ताकतवर कमज़ोर को हटाएगा यानी ऊपर वाला अपने से नीचे वाले सभी तत्व को क्या करेगा? हटाएगा। लेकिन नीचे वाला अपने से ऊपर वाले को नहीं हटाएगा। जहाँ पे उसका पोजीशन है उससे जो ऊपर रहेगा उसको नहीं हटाएगा, लेकिन उसका जहाँ पोजीशन है उसके नीचे अगर कोई तत्व है उसको हटा देगा। जैसे कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर के ऊपर आता है जिंक, कॉपर के ऊपर आता है जिंक, इसलिए कॉपर जिंक को नहीं हटाया था। जिंक के नीचे आता है कॉपर, इसलिए जिंक कॉपर को हटा दिया था। कॉपर जो है सिल्वर को हटाया था क्योंकि कॉपर जो है सिल्वर से ऊपर आता है, इसलिए कॉपर सिल्वर को हटा दिया था। यानी हम यही याद रखेंगे, ऊपर वाला अपने से नीचे वाले को हटाएगा, ऊपर वाला अपने से नीचे वाले सभी तत्वों को हटाने में वो समर्थ है। तो ये जो श्रेणी है वो अभिक्रियशीलता के अवरोही क्रम के आधार पर दिया गया, यानी घटते हुए क्रम में अभिक्रियशीलता ऊपर से नीचे क्या हो रहा है? अभिक्रियशीलता घट रही है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कब कब विस्थापन अभिक्रिया होगा और कब कब विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा। तो मिलेंगे आपको अगले क्लास में और उसे में हम लोग जानेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है तथा ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं के बारे में भी हम समझेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। और आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।